हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका इतिहास के सफर में स्वागत करता हूं। और इस इतिहास की जर्नी में अभी तक जो हम चीजें पढ़ चुके हैं वो आप सभी ने उसकी क्लासेस देख चुके होंगे। जैसा कि उसमें हमने सिलेबस देख चुके हैं, हम अपने जो सोर्सेज हैं जहां से एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री का पता चलता है उन चीजों को देख चुके हैं। यहाँ तक कि पूरा का पूरा सिलेबस जो कि यूपीएससी ने दिया है अपने सिलेबस में, उसमें हम ये चीजें देख चुके हैं कि हमें किस पॉइंट से वहां पे पढ़ाई करनी है और क्या क्या चीजों पे जोर देना है और क्या क्या चीजें छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो आज एक नया टॉपिक जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मैं चीजों पे स्टार दूंगा और मैं यहां पे इसको 4 स्टार दूंगा, क्योंकि प्राचीन भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपनी जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देगी, क्योंकि इस जगह से, इस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं जो कि एक एस्पायरेंट को पता होने चाहिए कि यहां से ये क्वेश्चन बनता है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि इसका नाम सिंधु सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता क्यों ज्यादा सही लगता है। एक क्वेश्चन यहां पे ये उठेगा कि जो खोज करता है उन्होंने वो स्थल कहां पे किस नदी के किनारे खोजा। फिर एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि आधुनिक भारत में जब इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा होगा कर्जन के टाइम पर, तो इस डिपार्टमेंट की जरूरत क्यों महसूस हुई कि डिपार्टमेंट बनाया गया, पुरातत्व विभाग। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से पता चलेंगे कि इस चीज की क्या जरूरत थी और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे प्राचीन भारत में। ये पूरा का पूरा एक फोटो यहां पे दिखाई दे रही होगी, एक फोटो आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये कुछ साइन दिखाई दे रहे होंगे, ये एक कुबड़ वाला बैल दिखाई दे रहा होगा, ये एक बैल दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ फोटोज दिखाई दे रही होंगी, कुछ लिपियां दिखाई दे रही हैं ये, और ये एक हाथी का फोटो दिखाई दे रहा है। इन फोटोज को यहां पे दर्शाने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत सुंदर फोटोज हैं इस वजह से यहां पे दर्शाए गए हैं। यहां पे इन फोटोज को दर्शाने का मतलब ये है कि अगर इसमें इस तरीके की कुछ आकृति बनी हुई है तो ये जो गैंडे टाइप की फोटो है, तो इसका मतलब ये एक सिंग वाला जो गैंडा है वो वहां पे दिखाई देगा उस टाइम पे। क्योंकि क्वेश्चन आपसे यूपीएससी यही पूछेगा, कुछ जानवरों के नाम देगा और वो आपसे पूछेगा कि प्राचीन भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई दे रही है तो वहां पे कौन सा जानवर इनमें से नहीं दिखाई देता। अगर उस फोटो में हाथी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो हाथी है वहां पर, उसके साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए उसकी फोटो बनाई गई है। गैंडे की फोटो इसीलिए दिखाई दी है क्योंकि गैंडा उस टाइम दिखाई देता है। अगर एक कुबड़ वाले बैल की फोटो दिखाई देती है तो वो इसीलिए दिखाई है क्योंकि वहां पे वो चीजें मिलती हैं, उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो किसी भी, जैसे मैंने आपको, जब हम पिछली क्लासेस को देख रहे थे जहां पर हम ये देख रहे थे कि जो हमारे पूर्वज हैं, उस क्लास में हमने एक फोटो से पूरी की पूरी क्लास समझने की कोशिश की थी और मैंने वहां पे आपको बताया था कि हम किसी भी फोटो से उस क्लास के मायने पता कर लेते हैं कि इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं या इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई। अब सारी की सारी फोटोज लाना इस एक ही स्लाइड में ये मुमकिन नहीं है। इस वजह से ये जो मेन, जैसे यहां पर एक स्नानागार दिखाई दे रहा है, अब ये स्नानागार या ये मूर्ति या ये फोटोज, ये चित्रकारी दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमेशा पूछी जाएंगी। तो हमें अपनी क्लास में वो चीजें पढ़नी होंगी जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से एक चीज
सामने आएगी, जो कि आपके लिखने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले एक हेडलाइन डालें जिससे कि हम चीजों को स्टार्ट कर सकें, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये पॉइंट डालने के बाद आप इसी को और लिखकर हड़प्पा सभ्यता भी लिखें। अब मैंने जो बातें आपको बताई कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों ज्यादा कह रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखिए कि प्राचीन काल में जिस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, बाद में चलकर उसी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा सहज और ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। क्यों? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता कही जा रही है, जब सिंधु घाटी सभ्यता उसको नाम दिया जा रहा है, तो जो भारत का पहले मैप है, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो ये भारत का मैप दिखाई देता है। और सिंधु जो नदी है उसका प्रवाह इस तरीके से दिखाई देता है। अब जो भी शहर आपको सबसे पहले मिल रहे हैं, या तो मोहनजोदाड़ो मान लीजिए, या वो आपके जो दूसरे शहर हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि सारे के सारे वो आपके कहां दिखाई देंगे, वो सारे के सारे आपके सिंधु नदी के किनारे पे दिखाई देंगे। इसी वजह से इस सभ्यता का नाम हमने सिंधु घाटी सभ्यता कहना ज्यादा सही लगा हमको उस वक्त। लेकिन जब बाद में उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ, उसकी खुदाई होना स्टार्ट हुआ, खुदाई एक बड़े सीमा, एक बड़े चरण पे स्टार्ट हुई, तो साक्ष्य और ज्यादा मिलने लगे। और साक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के किनारे पे ही नहीं मिले, वो अन्य नदियों के किनारे पे भी मिले। अब यहां पे अगर आप आलमगीरपुर देखेंगे तो यहां पे हिंडन दिखाई देती है, यहां आप देखेंगे तो भोगवा दिखाई देती है, यहां आप देखेंगे तो कुछ और नदी दिखाई देगी, यहां आप देखेंगे तो सतलुज दिखाई देती है। तो इस वजह से ये बात कहना फिर जस्टिफाई नहीं करता कि आप सिर्फ और सिर्फ ये सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाएगी, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता का मतलब अगर हम देखें तो सिंधु नदी है और घाटी उस एरिया को कहा जा रहा है जहां पे ये शहर बस्तियां बसी हुई हैं। तो इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता कहा जा रहा है। लेकिन जब हड़प्पा यहां पे खोज हो जाएगी हड़प्पा की, तो हमें यह पता चलेगा कि हड़प्पा खुद सिंधु नदी के किनारे पे नहीं है, ये खुद सिंधु नदी के किनारे पे नहीं है। तो जब उस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर वही सिंधु के नदी के किनारे पे नहीं है, और उसके अलावा जो यहां आलमगीरपुर दिखाई देगा वो हिंडन नदी के किनारे पे दिखाई देता, और उसकी डिस्टेंस सिंधु से बहुत दूर है। यहां जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र में दिखाई देगा, और वहां से सिंधु का कोई संबंध ही नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहां इस एरिया में सिंधु नहीं दिखाई देगी। तो इस वजह से जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि अगर हड़प्पा एक बड़ा शहर है तो उसके आसपास उसको सेंटर में रखने के बाद जब हम देखते हैं कि ये इस तरीके से कवर करता है एरिया, और ये बड़ा शहरों में से एक काफी बहुत बड़ा शहर है ये, तो यहां से ये चीज दिखाई दे रही होगी।
जब ये चीज दिखाई दे जाएगी कि हड़प्पा के आसपास के जितने भी एरिया हैं वो सिंधु नदी की घाटी में ना होकर हड़प्पा के चारों तरफ दिखाई देंगे, इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया और वो ज्यादा सही लगता है। तो एक मोटी मोटी चीज मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा था कि एक सभ्यता का नाम उसकी जो अप्रोच होती है उसके बिहाफ पे रखा जाता है। पहले इस सभ्यता का नाम अगर इंडस वैली सभ्यता दिखाई दे रहा है तो वो क्यों दिखाई दे रहा है, और बाद में इसी सभ्यता का नाम बदल के हो गया है हड़प्पा सभ्यता, तो वो हड़प्पा सभ्यता क्यों दिखाई दे रहा है। यहां से कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो वो उसी का एक तरीका होगा कि वो क्यों उठाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई देगी हमें जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। अब अगर हम इसका परिचय लें, इसके बारे में बात करें, तो एक मोटा मोटा परिचय अगर मैं आपको सीधे सीधे पहले बोलूं कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर उसका परिचय के रूप में देखा जाए तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ में होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि आप चीजों को किस तरीके से याद करेंगे और किस चीजों से उसको समझेंगे, क्योंकि मेन जो नाम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता ही कई किताबों में मिलेगा, लेकिन अब जो आधुनिक किताबें आई हैं उसमें इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिखाई देगा। तो इस वजह से ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि ये चीज स्टार्टिंग में ही भारत के जो इतिहास की स्टार्टिंग है वहीं से ये चीज दिखाई देगी। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई है। अब दक्षिण एशिया कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है वो दक्षिण एशिया है। तो यहां पे ये चीज दिखाई देगी क्योंकि ये एशिया का पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। तो यही बात यहां पे कह रहा है कि दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग में ये चीज दिखाई देती है, क्योंकि जावा, सुमात्रा, ये सारी की सारी चीजें पूरब में दिखाई देंगी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से भी जाने जाते हैं। अब जो ये एरिया है, आपको पता होना चाहिए कि आजादी के बाद जब वो एरिया पाकिस्तान में बट गया, पाकिस्तान, नया पाकिस्तान जब बन गया, नया देश, तो वो अब आज की डेट में या तो पाकिस्तान कहला रहा होगा या वो हमारा वेस्ट इंडिया कहला रहा होगा, जिसमें राजस्थान आ रहा होगा, गुजरात आ रहा होगा, महाराष्ट्र आ रहा होगा, कुछ महाराष्ट्र का जो हिस्सा आता है वो आ रहा होगा। तो यहां से हमें चीजें ये बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक उन्नत थी। अब यहां से एक चीज आपको और पता चली कि प्राचीन काल में कौन सी 4 ऐसी सभ्यताएं हैं जिनका नगरीय ढांचा आपके सामने दिखाई देता है। तो आपको पहला पता चला सिंधु के साथ मिस्र, फिर दूसरा पता चला मेसोपोटामिया, तीसरा आपकी खुद भारत की, और चौथा चीन। यहां से ये 4 सामने आई आपके। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो 2 ऐसे प्राचीन नगरों की खोज हुई। अब ये डेट यहां पे क्यों मायने हो जाती है, क्योंकि 1920 में ही उत्खनन के कार्य उस चरम सीमा पे पहुंच गए जहां से नए नए शहरों की खोज होने लगी कि हां, उससे ये पता चला कि हमारे प्राचीन भारत में कौन कौन सी साइट्स मिलती हैं। वही दर्शाएगा कि आप उस प्राचीन सभ्यता का भी हिस्सा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालिक डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, अब इस व्यक्ति का नाम
हमेशा याद रखिए कि जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता की खोज की घोषणा की गई है वो किस व्यक्ति के द्वारा की गई है, और उसमें आपको इस व्यक्ति का नाम दर्शाना होगा। जॉन मार्शल उस व्यक्ति का नाम है और ईयर उसने 1924 है। तो एक साफ कागज लेके मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, आप उसको चीजों को लिखें और चीजों को अपनी कॉपी में लिखें। पहला पॉइंट, इस सभ्यता को साधारणतः 3 नामों के प्रयोग करके जाना जाता है। इस सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। पहला सिंध, दूसरा सिंधु और तीसरा हड़प्पा। ठीक है, इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। अब इस सभ्यता के बारे में एक व्यक्ति हुए हैं पिगट, व्यक्ति का नाम बता देता हूं, पिगट। ठीक, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा प्लस जो आपकी मोहनजोदाड़ो की साइट है, जो शहर है, वो दोनों जुड़वा राजधानी दिखाई देती हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन उठेगा कि पिगट के कथन के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो 2 जुड़वा राजधानी कैसे दिखाई देती हैं, अपने शब्दों में बतलाएं। आपको बतलाना होगा उनकी विशेषताएं, इन शहरों की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको देखनी होंगी। जब आगे क्लास चल रही होगी तो ये देखनी होगी कि इन दोनों शहरों की क्या विशेषताएं हैं। जब आप विशेषताएं पता चल जाएंगी, दोनों की अगर कॉमन विशेषताएं हुई तो ये चीज हमें बहुत इजी हो जाएगी कि हम बता पाए कि ये दोनों शहर क्यों जुड़वा राजधानी कहला रहे हैं। इतना क्लियर है? फिर उसके बाद लिखें कि जॉन मार्शल वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1924 में इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। अब मैं यहां पे आपको पूरी कहानी ना लिखाकर ये फ्लो चार्ट्स इसलिए बनवा रहा हूं जिससे आप इसे बहुत इजीली रिवाइज कर सकें। इस सभ्यता को जॉन मार्शल ने पहली दफा फर्स्ट टाइम 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता कहा। ये याद हो जाएगा आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में। ये चीज आपको बहुत इजीली याद हो जानी चाहिए। इसके बाद लिखें कि इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व बताया जाता है, अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 पद्धति, अकॉर्डिंग टू C14 पद्धति। ठीक है, किसके द्वारा? C14 पद्धति के द्वारा ये हम बताते हैं कि इसका टाइम पीरियड 2300 से 1700 रहा होगा।
और अगर इसी को बढ़ा लें, इसी को एक्सटेंड कर लें, तो ये मैक्सिमम जो टाइम पीरियड रहा होगा वो रहा होगा 2300 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। क्लियर? और ये पता किससे चलता है? ये पता चलता है आपके C14 पद्धति से। C14 पद्धति से ये हम चीज बता पाएंगे कि हमारा जो टाइम पीरियड है, इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व का था। क्लियर? इसके बाद अगर हम चलें आगे की स्लाइड्स पे, तो हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो सैंधव सभ्यता है, जो आपकी सैंधव सभ्यता है, उसके बारे में कुछ अगर हम उसका विस्तार देखें कि उसका एरिया कहां तक है, तो वो हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान और भारत, अब इन दो देशों में दिखाई देगा। अब हम पाकिस्तान की स्टडी करने में अक्षम हैं, हम वहां की स्टडी कर नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते। तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है, सिर्फ उसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि वहां आते हैं, फिर उसके बाद अपने भारत पे देखेंगे। तो यहां पे एक एरिया पड़ता है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। फिर उसके बाद दूसरा एरिया जो पड़ता है वो पड़ता है आपका पंजाब, और जो तीसरा एरिया पड़ता है वो पड़ता है आपका सिंध। क्लियर? इन तीन के अलावा जो भारत में एरिया पड़ते हैं, अगर हम उनके बारे में देख लें, तो वो एरिया जो है वो लिखें पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। फिर उसके बाद हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये पुराना वाला है जो कि पूरा का पूरा लद्दाख वद्दाख सारा एरिया ले लीजिएगा, वो पूरा एरिया है। और वेस्ट महाराष्ट्र। ठीक है? तो ये एरिया आपके कौन से हुए जो कि भारत में जिसकी साइड्स दिखाई देती हैं। क्लियर? इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ठीक है? अब जो मेन इसका एरिया का विस्तार दिखाई देगा सैंधव सभ्यता का, क्योंकि हम सभी देखते हैं कि जो हम विस्तार करते हैं वो आपके उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है, पूरब में कौन सा बिंदु है, और पश्चिम में कौन सा बिंदु है। अगर हम इसको वेस्ट बोल दें, इसको ईस्ट बोल दें, इसको साउथ, और इसको नॉर्थ। क्लियर? अब यहां पे हमें नाम पता करने हैं कि हमारा कौन सा एरिया यहां पे दिखाई देता है। तो जो उत्तर में दिखाई देगा वो होगा मांडा। क्लियर? ये मांडा है। अब जो दक्षिण में दिखाई देगा वो होगा दैमाबाद। वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में दिखाई देगा। ये जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई देगा। क्लियर? फिर जो पूरब में दिखाई देगा वो होगा आपका आलमगीरपुर, जो कि यूपी में दिखाई देगा।
और जो आपके पश्चिम में दिखाई दे रहा होगा वो होगा सुत का गैंडोर, सुत का गैंडोर। और ये कहां दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पश्चिम में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इंडिया की साइड्स दिखाई दे रही हैं, तो हम इसमें गुजरात वाला एरिया लेंगे। और जो सुत का गैंडोर है वो आपका अफगानिस्तान में दिखाई देता है। इसीलिए आपने पिछली स्लाइड में ये देखा होगा कि हमारी साइड्स बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध यहां पे दिखाई दे रही हैं। ये सारे के सारे एरिया वही हैं जहां से ये साइड्स दिखाई देंगी। क्लियर? चलिए अब इस स्लाइड के बाद हम आगे की चीजों पर चलें। तो ये जो आपको बस्ती दिखाई दे रही होगी, वेयर वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्वेश्चन, ठीक है। द अराउंड 26, क्योंकि एक अप्रोशिएट जो टाइम पीरियड है वो हमको नहीं दिखाई देता। और आपके जो रिवर है इंडस, उसके किनारे किनारे दिखाई देंगी। तो ये देखिए, ये नदियां निकल रही हैं, आपको मोहनजोदारो दिखाई देगा, चुनुद्रो दिखाई देगा, अमरी दिखाई दे रहा होगा, फिर यहां पर आपको हड़प्पा दिखाई दे रहा होगा, कालीबंगम दिखाई दे रहा होगा, ये लोथल है, ये रंगपुर है, ये आपका सुतकहंडोर है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे आगे दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी सारी की सारी वो साइट्स हैं जो कि आपको बता रही होंगी। अगर मैं इसी को जूम कर दूं तो ये चीज आपको क्लियर पता हो जानी चाहिए कि किस तरीके से यहां पर हड़प्पा में आप देख रहे होंगे एक ग्रेनरी दिखाई दे रही होगी, आप यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको एक बैलगाड़ी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बुलॉक कार्ट। फिर उसके बाद हम यहां देख रहे होंगे कि हंटिंग भी यहां पे जोर जोर से है। फिर देखिए कि यहां पे हिंदुकुश पर्वत की जो शाखाएं हैं उसके नीचे का एरिया है, और यहां पे जो हिमालय की शाखाएं हैं उसके नीचे का एरिया है। आप इसको और जूम करके देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये यहां पे ग्रेनरी दिखाई दे रही है, यहां पे ग्रेट बाथ दिखाई दे रहा है, यहां पे आप देखेंगे चुनौतियों में यहां खेती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से जब आप गुजरात वाले एरिया में आएंगे जहां पे रंगपुर और लोथल दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पे ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी ये ट्रेडिंग होते हुए? क्योंकि यहां पर समुद्र के साथ सीधे सीधे संबंध है उस एरिया के। अब सुतकहंडोर में क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके साथ भी अरब सी लग रहा है। तो ये बहुत इजी हो जाता है आपको जब आप किसी पिक्चर की फॉर्म में चीजें पढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इजी है किसी भी चीज को समझना। ये दोनों जने बैठे हुए हैं और ये मैप में दिखाया गया है कि कौन कौन सी चीजें आपको कौन कौन से जगह पे दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए, ये एक फ्लो चार्ट है आपका जो कि आपको पता होना चाहिए, ये बनाया गया है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, लोथल में, कालीबंगम में, धौलावीरा में, सुतकहंडोर में या चुनुद्रो में क्या क्या चीजें हमें वहां से मिली हैं। और यहां के अलावा भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि आपको दिखाई देंगी कि वहां से हमें बहुत कुछ मिल रहा होगा। हम इसको सबसे एंड में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक शहर, हर एक साइट, उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में चीजें पढ़ लेते हैं। चलिए, अब हमारा पहला जो पॉइंट है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। अब हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि ये बताएंगे कि वहां पे क्या क्या चीजें मिली हैं, ये चीजें दर्शाएंगे कि वहां से हम क्या क्या चीजें देख पाए। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हड़प्पा।
अब हड़प्पा के बारे में आप एक सीधे सीधे चार्ट बनाइए, वहां पर आप लिखिए इस तरीके से एक चार्ट बनाइए, ठीक। अब 4 पार्ट्स को करने के बाद यहां पे लिखिए साइट, मतलब स्थान, ठीक है, स्थान हो गया। फिर उसके बाद लिखिए खोजकर्ता, कि किसने उसकी खोज करी, फाउंडर कौन है वहां का, ये आप लिख लिए। फिर उसके बाद लिखिए उसका टाइम पीरियड, फिर लिखिए कौन सी नदी के किनारे है, और एक पॉइंट लिखिए वहां से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंसेस क्या क्या मिलते हैं। रिवर, टाइम पीरियड मतलब समय, खोज का मतलब फाउंडर। ये 5 पॉइंट बनाने के बाद अब अपनी यात्रा पे निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली साइट है आपकी हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में लिखिए कि हड़प्पा की जो खोज की है वो की है दयाराम साहनी जी के द्वारा। अब दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई है। शहर, खोजकर्ता, टाइम पीरियड, नदी और साक्ष्य क्या मिलते हैं, ये सारे के सारे अब आप इसी क्रम में लिखें, जिससे कि आपको जब पढ़ना होगा तो वो एकदम याद हो जाएंगे। हड़प्पा में लिखिए खोजकर्ता दयाराम साहनी और टाइम पीरियड 1921। और ये पाकिस्तान में आता है, आज के टाइम में ये इंडिया में नहीं है। कोई अगर ये बोले कि ये इंडिया में है तो नहीं, ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। और मोंटगिरी एक गोमरी जगह पड़ती है, एक जिला पड़ता है वहां का, डिस्ट्रिक्ट मोंट गोमरी, ठीक है, तो वहां पे है। और कौन सी नदी है ये, अब ये पड़ती है नदी रावी। मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। व्यक्ति, टाइम पीरियड, नदी और क्या क्या मिला, साइट हो चुकी है सबसे पहले। तो ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ती है और रावी नदी के किनारे पे, ठीक है। अब यहां से क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर की जो बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं, अब यहां से जो मनुष्य के शरीर की जो बलुआ पत्थर से मूर्तियां बनी हुई हैं वो यहां से मिली हैं। और क्या मिला है, और यहां से मिला है अन्नागार और बैलगाड़ी। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस वाली फोटो में देखिए कि हड़प्पा से हमें क्या मिला है, ग्रेनरी, मतलब क्या होता है इसका, अन्नागार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या मिला है, देखो ये एरो बना हुआ है, यहां से हमें मिली है बैलगाड़ी। क्लियर, क्लियर है। दो चीजें पता चल गई ना, कि यहां से बैलगाड़ी मिली है और अन्नागार मिला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि पिक्चर की फॉर्म में आप याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर अगले पॉइंट पे चलें, अगर मनुष्य के जो मूर्तियां हैं वो बलुआ पत्थर से बनी हुई मिली हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। इससे अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये देखिए इस तरीके की ये जो पिक्चर्स हैं वो आपको वहां दिखाई देंगी, जो अन्नागार वगैरह बने हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे। अगले पॉइंट पे चले। दूसरी साइट है हमारी मोहनजोदाड़ो, जिसको हम क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला भी बोलते हैं। मोहनजोदाड़ो मतलब मोह से मोहन, जोदाड़ो मां से मृतक, मां से मोहन।
याद रखने का तरीका है कि मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो। ठीक। और इसकी जो खोज की है वो की है राखल दास बनर्जी। कब की है? वो की है 1922 में। अब 1921 में एक साइट खोजी जा चुकी है जिसका नाम है हड़प्पा। ठीक, एक साइट खोजी जा चुकी है हड़प्पा। अब उसके जस्ट अगले साल जिसका नाम हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब ही वही होता है। और ये किस व्यक्ति के द्वारा खोजी जा रही है? राखल दास बनर्जी के द्वारा। और ये भी आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही पड़ती है। लेकिन ये जो साइट है मोहनजोदाड़ो, ये आपकी कौन सी नदी के किनारे पर पड़ती है? सिंधु नदी के किनारे पर पड़ती है। तो हम जो चार्ट बना रहे थे आपका, कि हमने सबसे पहला एक स्थान लिखा जिसमें लिखा हड़प्पा, जिसकी जो खोज करता है वो कौन है आपके? दयाराम साहनी। अब दूसरी जो साइट है वो मोहनजोदाड़ो, और उसके जो खोज करता है वो राखल दास। पूरा नाम इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि पिछले नोट्स में है। अब इसका समय 1921 है और इसका समय 1922 है। ये रवि रावी है और ये सिंधु है। यहां से आपको अन्नागार मिला है, यहां से बैलगाड़ी मिली है, यहां से बलुआ पत्थर की मूर्ति मिली है। लेकिन सिंधु से जो मोहनजोदाड़ो है वहां से क्या क्या मिला है, अब उसको देख लेते हैं। वहां से मिला है आपको विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो आपने देखी होगी, एक डांसर की ब्लैक सी एक मूर्ति दिखाई देती है, वो यहीं से मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से चीजें मिली हैं। सबसे बड़ा नहाने का जो बाथ टब है, जिसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं, स्विमिंग पूल में नहा के और नमकीन हो गई हो टाइप, वो यहीं से है। उस समय भी स्विमिंग पूल की अवधारणा चलती थी। इसका मतलब अन्नागार मतलब जो ग्रेवनरी है आपकी वो दिखाई देती है यहां पर। कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है वो। अब इस शहर में देखिए डांसर भी दिखाई दे रही है, स्विमिंग भी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कितना एडवांस शहर होगा ये। पशुपति महादेव की मोहर भी दिखाई दे रही है। आप ये देखिए कि इस जगह से किस कदर चीजें मिल रही हैं। पशुपति महादेव की एक मोहर भी है यहां पर जो दिखाई देगी। दाढ़ी वाले मनुष्य का पत्थर की मूर्ति भी दिखाई देगी, दाढ़ी मनुष्य की मूर्ति, और बुने हुए कपड़े। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शहर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद में, क्योंकि यहां से वो सारी की सारी चीजें दिखाई देंगी जो कि आज के टाइम पीरियड में मेट्रो सिटीज में दिखाई देती हैं। अब मेट्रो सिटीज में क्यों दिखाई दे रही हैं? जैसे गांव देहात में अब जाकर लोग बड़ी बड़ी हौदियां बनाकर उसको स्विमिंग पूल कहते हैं, क्योंकि वो शहर से आके देख ले। लेकिन मेट्रो सिटीज में आज के टाइम पे स्विमिंग पूल की अवधारणा है। आपके बड़े बड़े स्टोरेज हैं जिसको कोल्ड स्टोर कहते हैं हम लोग। डांसेस दिखाई दे रहे हैं उनको, मतलब जब मूर्ति बना रहा है कोई व्यक्ति तो उसने देखा होगा, तो वो डांस की फॉर्म दिखाई दे रही होगी। फिर पशुपति महादेव की मोहर दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहां से ट्रेड हो रहा है, यहां से व्यापार हो रहा है, तो मोहर दिखाई देगी। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति दिखाई देगी, नक्काशकार दिखाई देंगे यहां पर। और सबसे बड़ी चीज यहां पे बुने हुए कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे कपड़े का व्यापार भी हो रहा है, यहां पे लोगों को बुनाई कढ़ाई आती है, इसका मतलब। तो हम यहां पर अगर अपने पॉइंट में लिखें अन्नागार, ग्रेट बाथ,
नर्तकी की मूर्ति, महादेव, पशुपति की मोहर, बुने हुए कपड़े। क्लियर? ये दो साइड्स आपकी कंप्लीट। अगर और भी चीजें हमको जाननी हो कि अगर हम इनके बारे में और पढ़ें तो कोई खत्म ही नहीं है चीजों की। आपको अगर ये लगे कि सर मोहनजोदाड़ो में और भी चीजें मिली हैं, तो बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन अभी हम वो चीजें पढ़ें जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। हमारे अगर एग्जाम में कम चीजें पूछी जा रही है तो हमें उसी पे फोकस करना है। ठीक है? तो हम वो चीजें हमेशा याद रखेंगे कि जो हमसे पूछा जा रहा है। ये देखिए, ये बाथ टब है, ये एडवांस शहर में नहीं दिखाई देगा जितना बड़ा ये स्विमिंग पूल है। यहां पे बाकायदा सीढ़ियां हैं उतरने की, ये देखिए सीढ़ियां हैं, नहाइए आप आराम से। तो ये चीज बहुत एडवांस है, इसीलिए हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो उसको पहली नगरीय सभ्यता भी कह रहे हैं। और पहली नगरीय सभ्यता कहने का ही मतलब ये है क्योंकि वहां पे वो सारी की सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी जो मेट्रो सिटीज में दिखाई देंगी। आज की मेट्रो सिटीज में वो सब कुछ है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में है। सड़कों की बनावट देख लीजिए, घरों की बनावट देख लीजिए, ऊपर नीचे सब उस तरीके से सुनियोजित है। फिर आपकी तीसरी साइट है जिसका नाम है सुतका नंडोर। ठीक है? अब ये स्टीन के द्वारा 1929 में खोजा गया और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे पर स्थित है। अब यहां से नदी कौन सी आई? दाश्त। ठीक है? यहां से आई नदी दाश्त, और ये किस एरिया में पड़ता है? दक्षिण पश्चिम राज्य में पड़ता है। क्लियर? इसके बाद हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु यही था। अब बेबीलोन, जैसे हड़प्पा यहां पे दिखाई दे रहा है और बेबीलोन यहां दिखाई देगा, तो ये बिंदु है जो कि बलूचिस्तान का एरिया पड़ता है, और यही वो पॉइंट होगा जो कि इसके और इसके बीच में क्या कराएगा? व्यापार। यही ऐसा एक बिंदु होगा जो कि व्यापार कराने में ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। ठीक है? तो जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चुनहुद्रो। अब चुनहुद्रो को जब हम देखें तो यह हमें पता होना चाहिए कि चुनहुद्रो की लोकेशन क्या है, कहां पे चुनहुद्रो पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और इसके जो खोज करता है वो NG मजुमदार है, और इन्होंने 1931 में इसकी खोज की है। तो हम यहां पे एक साइट लिखना भूल गए जिसका नाम था सुतकाडोर, फिर उसके बाद चुनहुद्रो। ठीक? और इसके जो फाउंडर थे वो स्टानी थे, ये हमने देखा था, स्टीन, जिसको हम स्टानी भी बोलते हैं। ठीक? और इसके NG मजुमदार हैं, स्टीन और आपके मजुमदार।
ये 1929 में दिखाई देगी और ये 1931 में दिखाई देगी। ये दाश्त नदी पे दिखाई देगी और आपकी जो चुनिद्रो की साइट है, आप देखेंगे कि चुनिद्रो की साइड भी सिंधु नदी के किनारे पे दिखाई दे रही है। मोहनजोदाड़ो से जस्ट नीचे का जो हिस्सा आपको दिखाई देगा वो आपका चुनिद्रो ही होगा। क्लियर? तो सिंधु नदी जब इस तरीके से फ्लो करेगी तो यहां पे मोहनजोदाड़ो है और इस एरिया में आपका चुनिद्रो दिखाई देगा। अब यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने की दुकान दिखाई देंगी। यहां पे सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो मनके बन रहे हैं वो यहां पे उसका कारखाना है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी दिखाई देते हैं। यहां पे बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि आपको ये समझ में रहनी चाहिए कि हमने जो पढ़ा वो किस पॉइंट से पढ़ा और क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इतना, फिर उसके बाद अपनी दूसरी क्लास में चलेंगे। ठीक है, दूसरी क्लास में देखेंगे क्योंकि और भी साइट्स आपको इस तरीके से याद नहीं रहेंगी। तो हड़प्पा देखा हमने, मोहनजोदाड़ो देखा, सुतकंदोर देखा, चुनिद्रो देखा। ठीक, तो एक चीज और समझ में आती है कि हड़प्पा में दयाराम साहनी ने उसकी खोज की। फिर उसके बाद जब मोहनजोदाड़ो देख रहे थे तो राखलदास बनर्जी ने देखी। फिर उसके बाद जब हम सुतकंदोर देखेंगे तो उसकी स्टीन ने की। स्टीन के बाद जब हम देखेंगे कि हमने चुनिद्रो की खोज करी है तो वो चुनिद्रो की खोज करने वाले होंगे कौन? मजूमदार जी। इसकी जो खोज की सीक्वेंस है, सबसे पहले हड़प्पा 1921 में दिखाई दे रही होगी। 1921 के बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो दिखाई दे रही होगी। 1922 के बाद जो खनन कार्य है वो 1929 में एक शहर की खोज कर रहा होगा जिसको हम सुतकंदोर बलूचिस्तान कह रहे होंगे। फिर उसके बाद चुनिद्रो में आके 1931 में ये दिखाई देगा कि एक व्यक्ति जो कि मजूमदार है उन्होंने उसकी शहर की खोज की। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम नहीं दिया गया क्योंकि जो बड़ा शहर दिखाई दे रहा होगा हड़प्पा, वो खुद एक ऐसी नदी के किनारे पे जो सिंधु के साथ नहीं है, वो खुद रावी नदी के किनारे पे है। तो रावी पे कौन सा शहर हुआ ये आपको पता चला। फिर सिंधु पे आपका एक मोहनजोदाड़ो और चुनिद्रो शहर दिखाई दे रहे होंगे सिंधु के, वो दिखाई दे रहे होंगे आपको। और सबसे बड़ी चीज जो साक्ष्य वहां से मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं वो पता होना चाहिए कि जो हमारे हड़प्पा है वहां से अन्नागार मिला है। फिर उसके बाद बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं और बलुआ पत्थर की जो मनुष्य की मूर्ति है वो दिखाई देगी। उसी तरीके से मोहनजोदाड़ो में हम अन्नागार देखेंगे लेकिन वो उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा वहां पे ग्रेट बाथ, बृहद स्नानागार। फिर उसके बाद एक काशी की नर्तकी दिखाई देगी जो कि आपने हमेशा देखी होगी। फिर महादेव पशुपति की जो मोहर है वो वहां से दिखाई दे रही होंगी। और सबसे बड़ी चीज एक कि कपड़े हुए बुने हुए कपड़े भी वहां से दिखाई देते हैं। लेकिन जो दूसरी साइट्स हैं जैसे कि आपकी सुत का जो कटंदोर है वो आपकी वहां से जब हम देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा स्थान हो जाएगा जो कि ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो दूसरी सभ्यता है और जो हमारी इंडिया की सभ्यता है वहां से दोनों के बीच में समन्वय बनाएगा। उसी के साथ साथ जब लास्ट आप देख रहे होंगे इस क्लास का चुनिद्रो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है मनके बनाने की दुकानों का, वहां पे मनके बनाने का कारखाना है।
तो ये जो चीजें हैं आज, जिसमें हमने ये चीजें पढ़ी और चीजों को देखा कि ये इस तरीके की दिखाई देती थी, अगर हम उस कालखंड में नहीं थे, अगर उस टाइम पीरियड में हम नहीं थे, तो इन पिक्चर की फॉर्म से हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। ये किसी व्यक्ति के द्वारा इतना चौड़ा नहीं बना दिया गया, वो उसी टाइम का है और ये खोज में मिलता है। और खोज की जो क्रिया है, उस टाइम पीरियड को बताने की जो क्रिया है, वो क्या है? वो है C14 पद्धति। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। ये आपका हड़प्पा, ये हड़प्पा के जो 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दोनों तरफ 6 6, और ये आपका बाथ टब जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये आपको मोहनजोदाड़ो से दिखाई दे रहा होगा। फिर ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जो कि हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे कि कहां से क्या क्या मिला। ये एक स्टडी फॉर्म है कि किस तरीके से इसको क्या क्या दूसरी भाषाओं में कहा गया। ये हमने एक पिक्चर फॉर्म में पढ़ा था कि जो हमारे मेन साइट्स हैं, जैसे लोथल है, रंगपुर है, ये किस एरिया में पड़ रही है? देखिए, गुजरात। फिर उसके बाद ये चुनुद्रो, मोहनजोदाड़ो, मैंने अभी बताया कि सिंधु नदी के किनारे पे ऊपर मोहनजोदाड़ो पड़ेगा और नीचे चुनुद्रो पड़ेगा। ये अमरी जगह है, यहां पे दिखाई दे रही होंगी आपको चीजें। ये आपका थार डेजर्ट है, ये आपकी हड़प्पा की साइट है, ये आपकी कालीबंगम है। कालीबंगम के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका सुतकहंडोर है। ये सारी की सारी चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक परिचय था, इससे पता चलता है कि हम किस तरीके से बढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी, और उसके साथ साथ जो हमने 4 साइट्स के बारे में पढ़ा, वो आपके लिए काफी यूजफुल रही होंगी और वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देके जा चुकी होंगी। तो अगली क्लास जब आप करें तो इस क्लास को रिवाइज करते हुए तब बैठें अगली क्लास में, जिससे कि आपकी जो अगली साइट्स आने वाली हैं तो वो चीजें आपको समझ में आए। क्योंकि इसमें कई सारी मैंने स्लाइड्स की फॉर्म में भी क्लास में बताया कि चीजें किस तरीके से ये एक सीक्वेंस में बढ़ी। क्यों कहा गया है इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी ही सभ्यता क्यों नहीं कह दिया, ये सबसे पहले मैंने बताया। फिर उसके बाद इस सभ्यता को किस किस नाम से भी जाना जाता है, सिंध के साथ आप सैंधव भी लिख लें, ठीक। फिर उसके बाद ये बताया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। फिर बताया कि इस तरीके से इसका टाइम पीरियड बताया गया है। फिर बताया कि इसमें कौन कौन सा इसका विस्तार किया गया है। और फिर बताया कि आपके जो सैंधव सभ्यता का विस्तार हुआ है वो किस तरीके से कौन कौन से एरिया में माना जाता है। क्लियर? लास्ट में ये 4 साइट्स बता दी हैं। अब इसके अलावा जो अदर साइट्स हैं आपकी, वो मैं अगली क्लास में कंप्लीट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जितना पढ़ा दूं वो आपके एग्जाम पेपर में आपके लिए सच में महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। घर पे बने रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।